Hi everyone, this is Anand Kumar, currently a first year MBBS स्टूडेंट। आज से हम लोग एनसीईआरटी बायोलॉजी को देखेंगे, जो कि नीट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब बिना एनसीईआरटी का नीट तो मतलब ना के बराबर, मतलब असंभव है कह सकते हो। तो हम लोग आज से मतलब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। मतलब एक यूनिट है जिसके अंदर मेनली अगर हम बात करें तो मेनली यहाँ पे 4 चैप्टर आते हैं। जैसे कि पहला हो गया द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तीसरा की बात करें प्लांट किंगडम। और चौथा है एनिमल किंगडम। ये 4 चैप्टर जो है एक यूनिट में आते हैं। एक यूनिट 1 है जिसको हम लोग यूनिट 1 का नाम है जैसे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो आज से हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर है मतलब द लिविंग वर्ल्ड। तो पहले एनसीईआरटी में कुछ डिस्क्रिप्शन दिए हुए, यूनिट के पहले कुछ डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, तो उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे एनसीईआरटी बोलता है कि बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी क्या कहता है, तो ठीक है। बेसिकली हाँ, तो यहाँ पे एनसीईआरटी बायोलॉजी के बारे में एक स्टेटमेंट को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे बोलता है कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस, ठीक है। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। इसका कहने का मतलब ये है कि बायोलॉजी को अगर हम देखें, ठीक है, बायोलॉजी के बारे में अगर हम जानना चाहें तो बेसिकली वो हमारे लाइफ फॉर्म्स के बारे में बताता है। मतलब जितने भी अगर देखा जाए हाँ, तो बायोलॉजी के मतलब यहाँ बोलता है साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। तो जैसे कि लाइफ फॉर्म्स मतलब कितने प्रकार के, मतलब देखा जाए प्लांट है, एनिमल्स है, माइक्रोब्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, ये सब मतलब वो इसके बारे में बायोलॉजी है। चाहे मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। मतलब एक मनुष्य का भी अगर देखा जाए तो मनुष्य का भी स्टडी को करना है क्या, बायोलॉजी। मतलब जितने भी प्रकार के, मतलब जितने भी, मतलब एक अर्थ पे जीवन है, ठीक है। तो लाइफ ऑन अर्थ, मतलब आप कह सकते हो कि लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ ऑन अर्थ मतलब पृथ्वी पे जीवन, ठीक है। लाइफ ऑन अर्थ, उसको भी हम लोग एक बायोलॉजी का टर्म्स बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। द लिविंग वर्ल्ड है मतलब पहला तो लाइफ फॉर्म्स में मतलब जितने भी जीव जंतु हो गए, ये सब जितने भी है, ठीक है, सबका जीवन काल। और लिविंग प्रोसेस, ठीक है। लिविंग प्रोसेस में जैसे कि मतलब जो चीज जिंदा है, ठीक है। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब ये है कि लिविंग वर्ल्ड मतलब अगर देखा जाए जो मतलब लोग जीवित हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि बहुत सारे विभिन्नता, ठीक है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के मतलब आपको ह्यूमन बीइंग मिलेंगे। ह्यूमन बीइंग इन द सेंस कि मतलब ह्यूमन बीइंग्स हो गए, फिर आपके डॉग हो गए, फिर कैट हो गए। तो यही कहना चाहता है कि लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारे डाइवर्सिटी पाए जाते हैं। मतलब किसी भी चीज का देखिएगा तो बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोलता है एनसीईआरटी, अर्ली मैन कुड इजिली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या कहता है एनसीईआरटी, अर्ली मैन जैसे पीछे मतलब पूर्वजों, मतलब अगर आदमी को अगर हम बात करें तो परसीव, परसीव का मतलब होता है टू फील, ठीक है, फील। वहां पे क्या है कि इनएनिमेट, इनएनिमेट का मतलब होता है कि नॉन लिविंग। इनएनिमेट का मीन्स हो गया नॉन लिविंग, ठीक है। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो मेनली क्या है कि पहले के समय में मनुष्य क्या है कि एक ये देख लेते हैं कि
कौन नॉन लिविंग थिंग है, कौन लिविंग थिंग है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग जैसे कि मतलब यहाँ पे एनसीईआरटी आगे भी लिखती है, तो नॉन लिविंग थिंग्स जैसे हो गया कि मतलब जो जीवित नहीं है, ठीक है, और लिविंग थिंग्स मतलब हो गया जो जीवित है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या लिखता है फिर उसके बाद, अर्ली मैन डिफीड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर, जैसे कि हो गया विंड, सी, फायर एक्सेट्रा, एंड सम अमंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो बेसिकली क्या है कि पहले के समय में यहाँ पे डिफीट का मतलब होता है टू डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है, मतलब मेनली क्या होता है डिफरेंस, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई ट्रीट मतलब वर्शिप करना, ठीक है, वर्शिप करना किसी भी चीज को। जैसे पहले के समय में क्या होता था कि मेनली पहले के समय में लोग क्या करते थे कि जैसे हवा हो गया, समुद्र हो गया और आग को जैसे कि क्या करते थे, या फिर लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या करते थे कि मतलब उस चीज को पूजा करते थे, ठीक है। तो वही कहना चाह रहा है यहाँ पे एनसीईआरटी। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि ए कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट वाज द सेंस ऑफ ऑ और फियर दैट दे इवोक्ड। जैसे कि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि मतलब मनुष्य जो है वो इनएनिमेट और एनिमेट, जैसे कि यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, इनएनिमेट, इनएनिमेट, इनएनिमेट मीन्स हो गया नॉन लिविंग, ठीक है, और एनिमेट मीन्स हो गया लिविंग थिंग्स, ठीक है। चलिए, तो यही कहना चाह रहा है कि यही दोनों में फर्क यह है कि कुछ कुछ लोग क्या होते हैं डरते हैं, जैसे कि आग जैसे देखते थे पहले के समय में मनुष्य लोग, तो ह्यूमन लोग देखते थे तो वहाँ उससे डरते थे, ठीक है। तो वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। और जैसे कोई लिविंग थिंग्स में भी कोई मतलब किसी जानवर को देख लिया, एनिमल्स को देख लिया, तो उससे डरते थे, या फिर वो मतलब एक सेंस मतलब उनको समझ में आया कि इस चीज को अगर मतलब हम टच करेंगे तो हमें डर देगा या फिर मेरे साथ रहेगा, वही वही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगेन मच लेटर इन द ह्यूमन हिस्ट्री। सो बेसिकली यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है, वो तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्क्राइब करना मतलब काफी लेट से हुआ, ठीक है, मतलब ह्यूमन हिस्ट्री अगर देखा जाए तो। सो बेसिकली ह्यूमन हिस्ट्री एक हुआ कि पहले के समय में लोग यहाँ पे आए, कोई राजा बना, तो उसके बाद ही मेनली सबको लगा कि चलो कुछ बारे में जानते हैं, लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, ये सब चीज के बारे में, तो वही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखता है, सोसाइटी विच इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। अब यहाँ पे पहला एक टर्म है एंथ्रोपोसेंट्रिक, ठीक है, इसका मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, इसका मीन्स होता है ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। ठीक है, ह्यूमन के बारे में। सो बेसिकली अगर जो देखा जाए सोसाइटी, जो कि जैसे अगर किसी को कि पहले के समय में क्या होते थे कि मेनली क्या है कि ह्यूमंस के बारे में उन लोग जानते थे, मतलब ह्यूमंस के बारे में थोड़ा स्टडी करते थे, वो लिविंग थिंग्स पे कम स्टडी करते थे। तो यही कहना चाह रहे कि अगर जो भी अगर सोसाइटी एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी मतलब ह्यूमन के बारे में अगर जानते हैं, तो वो क्या है कि बायोलॉजिकल नॉलेज बहुत कम ही रहता था उनको, क्योंकि अगर किसी को भी एक टास्क दिया जाए, अगर एक टास्क कर रहा तो दूसरे टास्क को नहीं करता, ठीक है। तो वही ये कहने का मतलब है। आगे क्या, आगे सिस्टमेटिक्स एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म ब्रॉट इन आउट necessity detailed system of identification, nomenclature and classification।
सो बेसिकली यहाँ पे एक 3 टर्म है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कहना चाह रहा है सिस्टमेटिक एंड मोन्यूमेंटल। अगर हम बात करें, अगर किसी भी मतलब लिविंग थिंग्स के बारे में अगर हम लोग पढ़े, तो बेसिकली हमको क्या है, ये 3 चीज हमको मतलब जानकारी में होने चाहिए। तो उसके बारे में आइडेंटिफाई करना, उसका नोमेनक्लेचर होना और उसका क्लासिफिकेशन। और बेसिकली अगर किसी भी लाइफ फॉर्म्स के बारे में हम लोग जानते हैं, तो मेनली क्या है कि बहुत सारे चीज का अरेंजमेंट। यहाँ पे सिस्टमेटिक्स का मीन्स होता है कोई भी चीज का अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट। एंड मोन्यूमेंटल का मतलब यहाँ पे है कि किसी चीज को डिस्क्राइब करना इन द सेंस कि मतलब उसको एक्सपेंड करके बताना। ठीक है, एक्सपेंड बोल सकते हो आप, या फिर एक्सप्रेस। ठीक है, तो मेनली क्या है कि अगर किसी भी चीज के बारे में अगर हमको जानना है, तो मेनली उसके पहले हमको आइडेंटिफाई करना होगा, नोमेनक्लेचर करना होगा और उसको क्लासिफिकेशन। बेसिकली ये जो 3 टर्म है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। यहाँ पे लिख देते हैं। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है यहाँ पे ये जो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और तीसरा टर्म है क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना। ठीक है, अननोन ऑर्गेनिज्म। To know about unknown organism। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हम लोग टैक्सोनॉमी करते हैं। टैक्सोनॉमी क्यों करते हैं? क्योंकि अननोन ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने के लिए टैक्सोनॉमी करते हैं। और टैक्सोनॉमी में क्या क्या करना हमको पड़ता? आइडेंटिफाई करना, ठीक है, नोमेनक्लेचर करना और क्लासिफाई करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखता है? द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडी वाज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द शेयरिंग ऑफ सिमिलरिटी अमंग The biggest spin of such study was the recognition of the sharing of similarity among living organisms both horizontally and vertically। बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि मतलब किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है,
तो बेसिकली उसको हम लोग क्या देखते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं उसके बारे में, उसका पास्ट। ठीक है, ठीक है। और ये हो गया प्रेजेंट, और ये हो गया उसका फ्यूचर। ठीक है, मेनली मेनली जो प्रेजेंट डे, मतलब अगर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो पास्ट से किस तरह से रिलेटेड है और फ्यूचर से किस तरह आने वाले समय में रिलेटेड होगी। सो बेसिकली, और यहाँ पे जो भी प्रेजेंट डे में मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को कैसे रिलेट करते हैं, तो वो हो गया हॉरिजेंटली। और वर्टिकली का इट मीन्स हो गया कि वो पास्ट से कैसे रिलेटेड है, फ्यूचर से आने वाले जनरेशन में कैसे रिलेटेड होगी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे एनसीईआरटी लिखती हुई है दैट ऑल प्रेजेंट डे living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth, was a revelation which humbled man and led to culture movement for conservation of biodiversity। So basically क्या है कि अगर एक इंसान को अगर ये पता चल जाए कि ये चीज़ जो है मेरे लिए कितना यूजफुल है, तो उसको लोग क्या करते हैं, उसको बचाने में लग जाते हैं। बेसिकली वो क्या है कि कंजर्व, किसी भी चीज़ को कंजर्व करना या फिर बचाना, तो क्या क्या मतलब मेथड है, उसको कंजर्वेशन बोलते हैं। और बायोडाइवर्सिटी, जो कि मतलब बायोडाइवर्सिटी मतलब जितने भी प्रकार के लिविंग थिंग्स हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है, जितना भी उसके अलग अलग वेराइटी हो गई, तो उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। चाहे वो प्लांट की भी हो सकते हैं या फिर एनिमल के भी। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे इसमें क्या पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, इन द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ दिस यूनिट you will get a description including classification of animals and plants from a taxonomics perspective। So basically हम लोग यहाँ पे एक एनिमल और प्लांट के बारे में उसका क्लासिफिकेशन आगे की और चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, तो इसके लिए हम लोग अलग से चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे बायोलॉजिस्ट के बारे में एनसीईआरटी एक जिक्र करती है जिनका नाम है अर्नस्ट मेयर। ठीक है, इनका नाम है अर्नस्ट मेयर। अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ की हम बात करें तो 1904 से ले है, और इनका मतलब डेथ है 2004। ठीक है, सो बेसिकली एक यहाँ पे कुछ इनके बारे में बताती है, तो एक थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेते हैं। ठीक है, born on 5 July 1904 in Kempten, Germany, Ernst Mayr, the Harvard University evolutionary biologist। So basically ये क्या है, evolutionary biologist। अब बात करते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब कि किसी भी चीज का उत्पत्ति। ठीक है, मतलब कैसे वो ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, एक मतलब जनरल टर्म में बात करते थे कि ओरिजिनेट। ठीक है, इवोल्यूशनरी मीन्स होता है ओरिजिनेट। ठीक है, तो ये क्या थे, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट जो बायोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानते हो उनको बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन मीन्स होता है ओरिजिन। ठीक है, हु हैज़ बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी इनको बोलते हैं। was one of the 100 greatest साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। और यहाँ 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट कहने का मतलब कि बहुत सारे साइंटिस्ट है, तो उनमें से ये एक है। मेयर ज्वाइंड हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन 1953 एंड रिटायर्ड इन 1975 एज्यूमिंग द टाइटल। अभी इनको एक टाइटल दिया गया। ठीक है, एलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस। तो इनको एक टाइटल से मतलब बोला जाता है अलेक्जेंडर एगिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस। अगर कहीं क्वेश्चन आता भी है तो ये पूछ सकते हैं कि अर्नस्ट मेयर को क्या नाम से बोलते थे। ठीक है, थ्रू आउट हिज नियरली 80 ईयर कैरियर
हिज रिसर्च स्पेंड, स्पेंड का मतलब होता है कितने एक्सपेंड हुआ, मतलब कितने दूर तक गया, कहाँ कहाँ वो स्टडी किए, मतलब। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी मीन्स होता है कि बर्ड के बारे में स्टडी करना, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स। टैक्सोनॉमी, जैसे कि पिछले पेज में बताया था, टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना टैक्सोनॉमी। जू जियोग्राफी, जू जियोग्राफी यहाँ पे लिख दो, तो फिर से यहाँ पे लिख देते टैक्सोनॉमी। आइडेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जू जियोग्राफी, जू जियोग्राफी का मीन्स होता है कि एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता करना, ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ रहते हैं एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। इवोल्यूशनरी जैसे कि बताया, ओरिजिन। अब सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है किसी भी चीज को अरेंजमेंट करना, उसको सिस्टमेटिक। ऐसे बायोलॉजी के टर्म्स में भी यहाँ पे और भी इसका मीनिंग कुछ और भी होते हैं, ठीक है। एंड द हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, इतने सारे ये रिसर्च किए हैं ऑर्निथोलॉजी के बारे में, टेक्सोनॉमी, जियोग्राफी, इवोल्यूशनरी, सिस्टमैटिक्स एंड द हिस्ट्री एंड द फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। आगे क्या कहती है एनसीईआरटी, ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडली मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट इज इट इज टुडे। तो यहाँ पे इन्होंने एक वर्क किया ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, इसके बारे में इन्होंने भी बताया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी किस साइंटिस्ट ने दिया, किस बायोलॉजिस्ट ने दिया, तो अर्नस्ट मेयर ने। अब एक और यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बेसिकली वो चार्ल्स डार्विन दिए थे, ठीक है, चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का टाइटल चार्ल्स डार्विन दिए थे, और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी ये कौन दिए थे, अर्नस्ट मेयर ने। अच्छा, ही आल्सो पायनियर द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। अब यहाँ पे एक टर्म आता है बायोलॉजिकल स्पीसीज, इसका मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल स्पीसीज का मतलब वो होता है कि वो अपने आप से इंटरब्रीड, कोई भी स्पीसीज अपने पॉपुलेशन से इंटरब्रीड कर रहा है और मतलब ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है। इंटरब्रीड इन द सेंस कि वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, रिप्रोड्यूस कर रहा है और ऑफस्प्रिंग बच्चे को जन्म दे रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक किसी भी एक स्पीसीज को बायोलॉजिकल स्पीसीज तभी हम लोग बोलेंगे जब वो रिप्रोड्यूस कर रहा है और ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। मेयर वाज अवार्डेड द 3 prizes वाइडली रिगार्डेड एज ए ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, और वो कौन कौन से प्राइज है? तो पहला प्राइज है द बाल्जन प्राइज इन 1983, द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 एंड द क्रॉफोर्ड प्राइज इन 1999। फिर आगे मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर 2004। तो यही मतलब इनका डिस्क्रिप्शन है, इनके लाइफ क्या लाइफ स्पेन है कि मतलब कब से रहे, कब से थे और कब तक रहे, ठीक है। तो यही इनके अर्नस्ट मेयर के बारे में यहाँ पे एनसीईआरटी लिखती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, पहला चैप्टर है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
एनसीईआरटी का लिखती है हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, मतलब वंडरफुल है, आश्चर्यजनक है, मतलब लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, मतलब हमारे जितने भी आसपास के बहुत सारे लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो यही कहना चाह रही है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग, मतलब देखा जाए तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे प्रकार के लिविंग मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब देखा जाए तो बहुत सारे टाइप के मिलते हैं, तो वही कह रहा हूँ, बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक है, अमेजिंग है, वंडरफुल है। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट कोल्ड माउंटेन्स, deciduous forest, ocean, freshwater lakes, desert और hot spring leaves us speechless। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ये बोलना चाहती है कि ऐसे ऐसे हैबिटेट जहाँ पे ऐसा लगता है कि वहाँ पे लाइफ नहीं मिलती है, पर ये वहाँ पे भी मिलती है। जैसे कि अगर बहुत मतलब कोल्ड माउंटेन्स, मतलब अगर अगर आप ऊपर देखा जाए तो ये मतलब जहाँ जहाँ ठंडे पर्वत है, जैसे कि पोलर बियर वहाँ पे मिलते हैं। फिर डेसिडियस फॉरेस्ट जहाँ पे पत्ते झड़ते रहते हैं हर एक सीजन में, या फिर साल में बहुत बहुत उसके सीजन में झड़ते रहते हैं पत्ते, जहाँ पे घने जंगल होते हैं। फिर ओशियंस में भी आपको मतलब ये मिल जाएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। फ्रेश वाटर लेक्स, लेक्स मतलब झील हो गए, डेजर्ट मतलब ये रेगिस्तान हो गए, और हॉट हॉट स्प्रिंग जहाँ पे खौलता हुआ उबला हुआ पानी कह सकते हैं आप। तो ऐसे ऐसे जगह पे भी मतलब मिलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे मतलब बहुत लोग ये होता है कि सोच नहीं पाते। तो यही क्या है कि मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे भी मिल सकते हैं, ठीक है। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्सेस, of the migrating birds, the value of flower, or the attacking shark evokes a deep sense of wonder। अब क्या है कि बहुत सारे देखे होंगे कि वहाँ पे कई घोड़े लोग का रेस होता है, तो वही कहने चाहिए द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स। घोड़े जब रेस करते हैं तो ऐसा भी कभी लगता है कि 3 पैर 4 पैर या फिर 2 पैर हवा में, तो यहाँ पे वही कहना चाहते। द माइग्रेटिंग बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स जो इधर से मतलब एक बोलते हैं ना कि एक यहाँ बहुत सारे किलोमीटर के मतलब ये माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ फूड या फिर इन सर्च ऑफ हैबिटेट, तो मतलब या फिर खाना के लिए या फिर वहाँ रहने के लिए। तो यहीं पे माइग्रेटिंग मतलब वही होता है, माइग्रेट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना। और बर्ड्स बहुत लंबे लंबे माइग्रेट करते हैं। द वैल्यू ऑफ फ्लावर, फ्लावर यहाँ पे जैसे एक कह सकते हैं ना कि मतलब फूलों का बगीचा, ठीक है। और द अटैकिंग शार्क, शार्क का मतलब ये क्या है कि शार्क क्या है, पाइसेस फिश, ठीक है, शार्क क्या है, फिश। तो ये सब क्या है, ये सब मेनली मतलब अर्थ पे है, ये सब का लाइफ फॉर्म्स है, कैसे कैसे होते हैं, तो यही लिविंग लिविंग थिंग्स है, ठीक है। आगे क्या लिखती है एनसीईआरटी, द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन among members of population and among population of a community or even the molecular traffic inside a cell makes us deeply reflect on what is indeed is life। वास्तव में लाइफ है क्या। इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट मतलब होता है कि पहले तो कोऑपरेशन, किसी भी चीज़ को कोऑपरेट करना मतलब किसी के साथ देना। कन्फ्लिक्ट मतलब हो गया कि उस इन्वायरमेंट में सरवाइव करना है, या फिर एक समझिए तो ये कह सकते हैं इन्वायरमेंट में किस तरह से आप सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है। अमॉन्ग द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन जैसे अगर यहाँ पे एक ये देखते हैं हम लोग, तो पहले ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनेंगे, पॉपुलेशन। बहुत सारे पॉपुलेशन मिलके क्या बनेंगे, कम्युनिटी। तो यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में इन द सेंस कि ह्यूमन हो गए, ठीक है। और पॉपुलेशन जैसे कि हम लोग बात करते हैं, ये पॉपुलेशन में जैसे वो एक ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक ग्रुप ऑफ ह्यूमन, एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स,
ग्रुप ऑफ प्लांट, अब ये अगर सब मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, कम्युनिटी। ये अगर पूरे मिलेंगे तो ये बनाएंगे कम्युनिटी। एक ग्रुप अगर पूरे, एक ग्रुप ऑफ ह्यूमन भी है, उसमें एनिमल्स भी है और प्लांट भी है, ये मिल के क्या बनाएंगे, कम्युनिटी। तो यही कहना चाह रहा है कि द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट इन कोऑपरेशन अमंग मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के बीच में जितने भी मेंबर है, और अमंग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के बीच में जितने भी पॉपुलेशन है आते हैं, वो कैसे सरवाइव करते हैं, किस तरह से कोऑपरेट करते हैं, तो वही वास्तव में क्या है, लाइफ है। दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट। पहला क्या बोलता, द फर्स्ट इज ए टेक्निकल वन एंड सिक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग, एंड द सेकेंड इज ए फिलोसफिकल वन एंड सिक्स आंसर टू व्हाट द पर्पज ऑफ लाइफ इज। तो यहाँ पे ये कहना चाह रही है एनसीईआरटी की, पहला है कि आखिर में लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या मतलब डिफरेंस है, और दूसरा बोलती है कि पर्पस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे आगे एक एनसीईआरटी ये भी लिखती है, एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। यहाँ पे क्या है कि हम लोग बारे में बात करेंगे कि कौन सी चीज़ लिविंग है, कौन से नॉन लिविंग है। अब आगे एनसीईआरटी क्या लिखती है, ये नहीं पढ़ेंगे उसका लाइफ क्यों है, क्या पर्पस से वो एग्जिस्ट कर रही है, वो सब नहीं हम लोग पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इफ यू लुक अराउंड यू विल सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप आसपास देखेंगे तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अगर आप देखें तो बहुत सारे काऊ है, बहुत सारे डॉग्स है, बहुत सारे कैट्स है, और भी बहुत सारे प्लांट्स है। तो ये सब बी इट, यहाँ पे लिखती भी है, बी इट पॉटेड प्लांट, जैसे कि गमला में आप देखते हो प्लांट, इंसेक्ट है, बर्ड्स हो गए, योर पेट्स जैसे कि आप कुत्ते बोलते हैं डॉग्स, और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेक्ड आई बट दे ऑल आर अराउंड यू। ऐसे भी होते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि आप आँख से नहीं देख सकते, इन द सेंस कि मतलब आपके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हैं, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, तो मेनली हमको उसको देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो वो भी हमारे आसपास रहते हैं। ये कहने का मतलब ये है, इफ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। अगर हम बात करें यहाँ पे, कहने का मतलब ये है कि अगर हम जैसे जैसे एरिया को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे। कैसे, जैसे अगर एक छोटा सा एक एग्जाम ये लेते हैं कि यहाँ पे एक एरिया है, ये एक एरिया वन है, ठीक है। एरिया वन मतलब जैसे कि आप एक कह सकते हो कि एक सिटी ले लेते हैं, ठीक है, एक सिटी ले लेते हैं। तो एक सिटी में अगर देखा जाए तो कुछ एनिमल है, कुछ प्लांट्स है, कुछ मतलब एनिमल में भी डॉग्स है, कैट है, और भी बहुत सारे हो गए। तो ये क्या है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। तो मेनली अगर यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो ये मेनली 8 टाइप के ऑर्गेनिज्म। अगर एरिया 2 अगर हम एरिया 2 को लेते हैं, एरिया 2 इन सेकेंड होगा कि मेरा स्टेट, एक पूरे स्टेट को अगर हम बात करें तो बेसिकली जैसे हम एरिया 2 को अगर हम बड़ा करें तो इसमें क्या है, बहुत सारे हमको एनिमल्स में बहुत टाइप के मिलेंगे, बहुत टाइप के मिलेंगे, बहुत टाइप के प्लांट्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग एरिया बढ़ाते गए तो यहाँ पे क्या है कि मोर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे, ऑब्वियसली इफ यू वेयर टू विजिट ए डेंस फॉरेस्ट, अगर हम एक घने जंगल में रहेंगे, यू वुड मतलब आप विजिट करेंगे, यू वुड प्रोबेबली सी एंड मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। जब हम एक डेंस फॉरेस्ट में गए कभी, मतलब एक तो देखने, तो बहुत सारे वहाँ पे नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग, बहुत सारे प्रकार के वहाँ पे वैरायटी ऑफ प्लांट्स मिल जाएंगे, एनिमल्स मिल जाएंगे। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट ए स्पीसीज।
अगर एक भी अगर हम एक एक प्लांट है जैसे कि राइस प्लांट है, वो क्या है कि स्पीसीज है। व्हीट प्लांट अगर देखा तो वो भी एक स्पीसीज है। एनिमल्स में डॉग एक स्पीसीज है, कैट एक स्पीसीज है, काऊ एक स्पीसीज है, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या है कि एक स्पीसीज को अगर हम पूरे स्पीसीज को अगर एक साथ काउंट किए, मतलब पहले के साइंटिस्ट लोग ने काउंट किया था, तो एक अप्रोक्सीमेट फिगर है। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। अब इतने, ये जो है कि बहुत सिग्निफिकेंट फिगर है जो कि आपको याद रखना चाहिए। तो 1.7 to 1.8 मिलियन बेसिकली क्या है, ये क्या है कि जितने भी प्रकार के स्पीसीज, और यहाँ पे हम लोग स्पीसीज के बारे में बात किया ना, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल्स, तो ये और बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये सबको इंक्लूड किए हुए तो 1.7 to 1.8 मिलियन। तो यहाँ पे क्या है कि एक एनिमल की अगर हम एक अप्रोक्स टर्म ले, एक एनिमल्स को अगर हम किए तो 1.2 मिलियन एनिमल्स है। और अगर हम प्लांट की अगर हम बात करें तो 0.5 मिलियन, जितने अर्थ पे अवेलेबल है, इतने प्रकार के वैरायटी है प्लांट और एनिमल के। तो यही यहाँ पे, तो इसको क्या हम बोलते हैं, दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। इतने प्रकार के एनिमल्स और प्लांट हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। और द नंबर एंड और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, मेनली कितने प्रकार के हैं और कितने नंबर में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया, जैसे जैसे पिछले पेज में बताया था कि जैसे जैसे एक एरिया को हम लोग बढ़ाएंगे, एंड इवन ओल्ड वंस, अगर उसमें भी अगर कुछ कुछ पहले से ही न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। क्या है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमको मिलते जाएंगे। एज स्टेटेड अर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। कितने हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन। वी नो दैट वी नो द प्लांट एंड एनिमल इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम। हम लोग उसको उस लोकल नेम से जानते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे अगर प्लांट है तो एक मतलब एक एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो एक प्लांट है आलू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि आलू है। पोटैटो, पोटैटो को आलू बोलते हैं। तो ऐसे, तो उसको हम लोग अपने लोकल नेम से जानते हैं। अगर हम कहीं और जाएंगे, कहीं दूसरे स्टेट में जाएंगे, तो वो अलग ही उसका नेम प्लेस टू प्लेस, लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। दिस लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर हम एक अपने स्टेट में बात करें तो अपने स्टेट में उसको आलू, कुछ दूसरे स्टेट में जाएंगे तो कुछ और नाम से भी बोलते होंगे। इवन विद इन ए कंट्री, एक कंट्री के अंदर, probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find a way and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about। अगर हमको एक देखा जाए तो एक आलू के बारे में अगर हम किसी भी मार्केट में गए और वहाँ पे हम बोले उसको आलू, तो एक लोकल नेम है, तो वहाँ पे अगर वो इंसान उसको जानता है कि इसको आलू बोलते तो आलू आपको दे दे। अगर हम किसी दूसरे स्टेट में गए, अगर उसको आप आलू बोलेगा तो वो नहीं समझ पाए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो जाएगा, मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पाए कि आप कहना किस चीज़ को चाह रहे हो। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हेंस देयर इज ए नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या नेम देना पड़ेगा, ना कि वो हम फिर उसके बाद ये हम कंफ्यूज ना हो पाए कि क्या कहना चाह रहे हैं आप, किस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं। सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा नाम दे जो कि पूरे मतलब संसार में वैलिड हो। ये नहीं कि यहाँ पे बोले वहाँ पे दूसरे को नहीं समझे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या है कि हम लोग एक नेम दे देते हैं जो कि पूरे कहीं पे भी आप जाएंगे उस नाम से बोलेंगे तो जैसे मतलब वो वैलिड रहेगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक पोटैटो का टर्म है। पोटैटो जो है, पोटैटो पोटैटो को हम लोग बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नाम है सोलेनम टुबेरोसम।
और मैंगो का अगर हम बात करें, मैंगो, तो मैंगो को हम लोग बोलते हैं मेंजीफेरा, मेंजीफेरा इंडिका। तो बेसिकली ये क्या है, साइंटिफिक नेम है। सोलेनम ट्यूबेरोसम आप बोलेंगे तो किसी भी मतलब एक साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, हम ये नहीं कह रहे कि कोई भी मतलब लोकल इंसान भी उसको जान जाए। बेसिकली इसको बनाया गया, इस नाम को दिया गया, जो कि दूसरे कंट्री में भी आप जाएंगे सोलेनम ट्यूबेरोसम बोलेंगे तो उसका मतलब पोटैटो होगा, मेंजीफेरा इंडिका बोलेंगे तो उसका मतलब मैंगो होगा, आम होगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। इसको क्या हम लोग बोलेंगे, नोमेनक्लेचर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखती है एनसीईआरटी, ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is ended. पहले तो हमें नोमेनक्लेचर करने से पहले, जैसे यहाँ पे नेमिंग करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वो नाम किसके लिए दिया गया। पहले हमको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि वो, अच्छा वो आलू है तो आलू को देखे कि पहले वो किस तरह से दिखता है, क्या है। जैसे मैंगो है तो किस तरह से वो प्लांट है कि क्या है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, पहले आइडेंटिफाई करना। तो पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे मतलब इसका स्टडी करेंगे, कैसे मतलब इसके बारे में जानेंगे। तो नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसीड्यूर टू असाइन ए साइंटिफिक नेम टू ईच नॉन ऑर्गेनिज्म। अब बेसिकली क्या है कि साइंटिस्ट लोग ने क्या किया है कि इसके लिए एक नेमिंग दिया कि मतलब ये रूल्स है, इसी के आधार पे आप इसको नेमिंग कर सकते हैं। तो दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट का नोमेनक्लेचर करने के लिए ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, एक रूल्स है जिसमें इसी के एक बुक्स भी बोल सकते हो, एक या रूल्स भी बोल सकते हो कि अगर इसमें है तो इसी के आधार पे हम लोग प्लांट्स का नेमिंग करेंगे। तो फॉर प्लांट्स के लिए क्या होता है, ICBN। अब आगे एनसीईआरटी लिखती है कि यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड। अब एनिमल्स का भी नेमिंग के लिए कुछ होना चाहिए। एनिमल्स टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब एनिमल्स का नेमिंग के लिए, एनिमल्स को नेमिंग के लिए ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। The scientific names ensure that each organism has only one name. अब ऐसे भी होनी चाहिए, अगर हमने इसका नाम दिया है पोटैटो तो ऐसा इंश्योर होना चाहिए सोलेनम ट्यूबेरोसम, तो ऐसा मतलब रहना चाहिए कि वो नाम पूरे वर्ल्ड में वैलिड हो। ये नहीं कि एक नाम दिए तो कोई दूसरे जगह कोई और नाम हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता यहाँ पे। The scientific name ensure that each organism has only one name. Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name. जैसे कि बता कि ऐसा नाम दो जो पूरे सबका मतलब एक ही हो कि यही कहना चाह रहा। They also ensure, उन लोग को ये भी होना चाहिए that such names has not been used for any other non-organism। अब ये नहीं कि पहले से उसका नाम है और दूसरे को भी दे दिए, तो ऐसा यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। एक नाम एक ही जगह रहेगा और पूरे वर्ल्ड में उसको मतलब वैलिडिटी मिलेगी। अब यहाँ पे क्या कहती, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिज्म। अब बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि एक सिस्टम बनाया कि अगर इसका नेमिंग करता है तो वो किस बेसिस पे है, क्या रूल्स है। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसका नाम है फिर ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट। अब उसमें क्या है, साइंटिफिक नेम। ये जो पोटैटो का था सोलेनम ट्यूबेरोसम मेंजिफेरा इंडिका, ये क्या साइंटिफिक नेम है। तो अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, मतलब किस तरह से वो बना हुआ। ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट, पहला द जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। सो बेसिकली यहाँ पे ये जो है
ये सोलेनम ट्यूबेरोसम, ये क्या है? सोलेनम, ये हो गया एक जेनरिक जेनरिक नेम, और ये क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट। बेसिकली क्या है कि ये जो सोलेनम है, सोलेनम सोलेनम एक जेनरिक नेम हो गया, और ये ट्यूबेरोसम एक स्पेसिफिक एपिथेट है। तो वैसे ही प्रकार के मेंजीफेरा एक जेनरिक नेम हो गया, इंडिका का स्पेसिफिक एपिथेट। This system of providing a name with two component is called binomial nomenclature। अब ये जो है एक जेनरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट, ये जो दो दो लोग दो मतलब एक टर्म से बने हुए हैं, तो इसलिए इनको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलेंगे। अब ये सिस्टम किन्होंने दिया था? दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कारोलस लिनियस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये सिस्टम जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का है, जिसमें पहला नाम जेनरिक नेम है और दूसरा नाम स्पेसिफिक एपिथेट है, तो ये जो साइंटिस्ट है इनका नाम है कारोलस लिनियस, और ये बहुत लंबे टाइम तक मेनली बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का ही मतलब चलते रहा, जब तक कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं आया था। दिस नेमिंग सिस्टम यूज्ड एट टू वर्ड फॉर्मेट वाज ए फाउंड कन्वीनियंट। अब ये दो नेम, किसी भी एक मतलब एक नेम में दो कंपोनेंट है, तो ऐसा लगा कि बहुत ही अच्छा है, सुविधाजनक है, कन्वीनियंट है। Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific name better। अब यहाँ पे क्या है? मैंगो का, जैसे कि पहले बताया भी था, मैंने बताया था मैंगो, मैंगो का मतलब क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका, एक साइंटिफिक नेम है। ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मेंजीफेरा इंडिका। मैंगो का क्या साइंटिफिक नेम है? मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ इट इज बाइनोमियल नेम। अब चलिए इस बात करते हैं कि बाइनोमियल नेम कैसे इसको बोलते हैं। इन दिस नेम मेंजीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस। अब ये जो मेंजीफेरा, इसमें दो कंपोनेंट है, एक मेंजीफेरा और दूसरा इंडिका। तो मेंजीफेरा क्या डिनोट करता है? रिप्रेजेंट द जीनस, while the indica is a particular species, एक स्पीसीज। अरे ये जैसे मेंजीफेरा इंडिका, तो एक स्पीसीज है जिसका एक स्पीसीज यहाँ पे डिनोट करता है। इंडिका क्या है? स्पीसीज। तो वो क्या है कि मेंजीफेरा इंडिका एक पूरे बायोलॉजिकल स्पीसीज का नाम है, वो मेंजीफेरा इंडिका मैंगो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और स्पेसिफिक एपिथेट इस क्या है? इज ए पर्टिकुलर स्पीसीज और ए स्पेसिफिक एपिथेट। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। और इसमें नोमेनक्लेचर का अलग भी रूल्स है। ये मतलब क्या, इसके नेमिंग को कैसे आगे मतलब किस तरह से रूल्स बनाया गया, उसके बारे में बात करते हैं। पहला रूल्स है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। अब बायोलॉजिकल नेम्स क्या होते हैं? जनरली क्या होता है? लैटिन में होता है। लैटिन इन द टर्म की मतलब वो क्या है कि डेड लैंग्वेज है। So basically Latin is a dead language and are written in italics। अब एक italics क्या है कि एक फॉर्मेट है, मतलब एक आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर ए लिखा हुआ है, ये ऐसे ए लिखा हुआ है, तो बेसिकली ए ऐसे लिखते हैं, ठीक है? तो ये इटैलिक्स फॉर्मेट हो गया। दे आर लेटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लेटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। तो बेसिकली क्या है कि वो लेटिनाइज होते, तो यहाँ पे एक एनसीईआरटी पूरे कंप्लीट स्टेटमेंट ही पूछ देती है। तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लेटिन, कि किस मतलब कि किस ओरिजिन की होती है? लेटिन। और किस रिटेन किस में होती है? फॉर्मेट में, फॉर्मेट होती है इटैलिक्स। अब सेकेंड क्या बोलती है? बायोलॉजिकल नेम, जो कि हमने मेंजीफेरा इंडिका, उसको कैसे मतलब लिखा गया, ठीक है? तो वो लैटिन में रहती है और फिर वो इटैलिक्स में फॉर्मेट में लिखी जाती है। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम्स रिप्रेजेंट द जीनस, जैसे पिछले बात किया, रिप्रेजेंट द जीनस, वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट। तो पहला जो वर्ड है, यहाँ पे जो वर्ड था मेंजीफेरा, तो मेंजीफेरा पहला वर्ड क्या डिनोट किया था? जीनस। और इंडिका क्या डिनोट किए थे? पार्टिकुलर स्पीसीज या फिर स्पेसिफिक एपिथेट। चलिए थर्ड पढ़ते हैं। बोथ द वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम्स व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। अगर ये हम लोग लिखते हैं, अगर मेंजीफेरा इंडिका जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं,
यहाँ पे क्या लिखते, बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम्स व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। अगर हम ये बात करें तो ये जितने भी वर्ड है इसको सेपरेटली हमको अंडरलाइन करना पड़ेगा, अगर हैंड रिटन अगर लिख रहे हैं हाथ से। और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, अगर प्रिंट कर रहे हैं किसी मतलब कंप्यूटर से निकाल रहे हैं तो वो फॉर्मेट कौन सा रहेगा, इटैलिक्स, टू इंडिकेट दियर लेटिन ओरिजिन। वो ऐसे लगना चाहिए कि वो लेटिन ओरिजिन का है। फोर्थ क्या बोलती है रूल्स, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, बार बार वही उसको रिपीट कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद द कैपिटल लेटर। अगर हम बात करें तो ये जैसे मेंजीफेरा इंडिका, तो यहाँ पे क्या है कि एम जो है कैपिटल लेटर है, वाइल द स्पीसीज एपिथेट स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। अगर हम बात करें ये देखिए स्पेसिफिक एपिथेट जो कि स्मॉल लेटर से, इट कैन बी इलिस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे मैंगो का लिखा मेंजीफेरा इंडिका। अब आगे क्या होता है, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। अगर कोई भी ऑथर है जो कि मतलब उसको डिस्कवर किया पहली बार उस साइंटिफिक मतलब बायोलॉजिकल नेम किया है, तो वो कैसे उसको बाद में हम लोग एक बायोलॉजिकल नेम लिखा रहेगा, उसके बाद में उस साइंटिस्ट का नाम भी लिख दें। दैट इज एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स एंड इज रिटेन इन एन एब्रीवेटेड फॉर्म। और उसको एब्रीवेटेड इन द सेंस कि वो छोटे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ पे मेंजीफेरा इंडिका लीन, तो ये क्या है, ये मेंजीफेरा इंडिका एक बायोलॉजिकल स्पीसीज का नाम हो गया मैंगो का। और जो लीन क्या दर्शाता है कि दिस इट इंडिकेट दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। ऐसा लिखा कि ये जो स्पीसीज है इसको पहले लिनियस ने डिस्क्राइब किया था, इन द सेंस कि मैं उसका नेमिंग किया था। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ऐसा भी है कि अब बहुत सारे मतलब 1.7 to 1.8 मिलियन है, तो उसको स्टडी करना काफ़ी मुश्किल है। तो अब उसके लिए क्या करना होगा कि मतलब पढ़ सके, इट इज नेसेसरली टू डिवाइस सम मेंस टू it is necessary to devise some means to make this possible। अब क्या है कि अगर हमको उतने सारे प्लांट्स के उतने सारे एनिमल्स के बारे में अगर जानना, तो मेनली क्या है कि उसको हम लोग को पहले क्लासीफाई करना पड़ेगा। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन, तो उसको हमको क्लासीफाई करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन क्या होता है, चलिए पढ़ते। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। अगर हम बात करें जैसे कि किसी भी चीज़ को अगर क्लासीफाई करना है तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि इसमें इतना कैरेक्टर है, इसमें कैरेक्टर नहीं है, तो उसको हम क्लासीफाई कर पाए। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट। बेसिकली अगर हम बात करें प्लांट्स, तो प्लांट्स की अगर हम बात करें तो माइंड में क्या है कि एक प्लांट पौधा जिसके रूट है, स्टेम्स है, लीव्स है, ये सब है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स मेनली क्या है कि जैसे जिसके 2 पैर या फिर 4 पैर हो सकते हैं, तो बेसिकली क्या, और जो चल सकते हैं, जैसे प्लांट्स चल नहीं सकते हैं, तो वही है कि मतलब उसको हम क्लासीफाई कर दिए कि अच्छा ये चल सकते हैं तो ये एनिमल्स, और नहीं चल सकते तो प्लांट्स। फिर जैसे यहाँ पे लिखता है डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट, तो बेसिकली क्या हम लोग उसको क्लासीफाई कर दे कि ये अच्छा ये डॉग है, अच्छा ये कैट है, चलो इसको इधर कर दे, इसको इधर कर देते हैं। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट द ग्रुप। अब जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम जैसे कि अगर हम किसी भी चीज़ को कैरेक्टराइज करना चाह रहे हैं, जैसे अभी पता है कि जैसे प्लांट्स है तो वो चल नहीं सकते हैं सॉरी, और एनिमल्स है जो मतलब चल सकते हैं, तो कुछ कुछ मतलब एक कैरेक्टर होता है किसी के बारे में, किसी में एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर में दूसरे में नहीं है, तो यही कहना चाह रही है यहाँ पे।
व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ ए डॉग? अगर आप एक कुत्ते को देखेंगे तो क्या है कि मतलब बेसिकली क्या है, ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस वी सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स। अगर आपको बोला जाए डॉग के बारे में सोचने की तो बेसिकली आप क्या डॉग के बारे में सोचेंगे, अगर आपको बोला जाए कैट के बारे में सोचेंगे तो कैट के बारे में सोचेंगे। नाउ इफ वी वेयर टू थिंक ऑफ एल्स्टियन, एक मतलब सेफर्ड, जर्मन सेफर्ड है, जो डॉग का वैरायटी है जर्मन सेफर्ड। वी नो दैट वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो एक सबका अलग अलग कैरेक्टर, मतलब क्या उसको बोलते क्लासिफाई किया गया कि ये डॉग है, ये कैट है, एक प्लांट है, ये बहुत सारे प्लांट्स है, ये एनिमल्स है उसके अंदर इंक्लूडेड है जैसे डॉग कैट। तो बेसिकली क्या है कि अगर हम जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो उसके बारे में कैरेक्टर, उसका क्या क्या कैरेक्टर होता है वो हमको समझ में आएगा। या फिर हम उसके बारे में सोचेंगे अच्छा ये डॉग है, अच्छा ये ऐसा दिखता, अच्छा ये कैट है, अच्छा ये ऐसा दिखता होगा। सिमिलरली सपोज वी आर टू से मैमल्स, अगर हम मैमल्स के बारे में जानना चाहें तो उसके अंदर क्या कैरेक्टर है, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विथ एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी है। और बेसिकली मैमल्स, मैमल्स मतलब एक एनिमल्स में मैमल्स उसी को बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है कि एक्सटर्नल ईयर और बॉडी है, ये क्या है उसका कैरेक्टर है। एक्सटर्नल ईयर इन द सेंस, सॉरी, एक्सटर्नल ईयर जैसे कान हो गए जो कि हमारे ईयर पिन्ना होते हैं ये वाले, और बॉडी हेयर जितने भी मतलब शरीर पे हेयर्स होते हैं। तो ये क्या है कि अगर कहीं किसी भी एनिमल्स में दिख रहा तो हम उसे मैमल्स बोलेंगे। लाइकवाइज इन प्लांट वी, इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ व्हीट, अगर हम गेहूं की बात करें द पिक्चर इन ईच ऑफ अस आवर माइंड विल बी ऑफ व्हीट प्लांट, नॉट ऑफ राइस और एनी अदर प्लांट। अगर हम किसी प्लांट के बारे में सोचे जैसे कि व्हीट प्लांट, बेसिकली हम लोग गेहूं के बारे में ही सोचेंगे ना कि चावल के बारे में। बेसिकली ये सब क्या लिविंग है, तो किस तरह से उसको क्लासिफाई किया गया कि ये राइस है, ये व्हीट है, मतलब किस बेसिस पे किया गया, बहुत सारे बेसिस होंगे। तो ये सबको क्लासिफाई, हैंस ऑल दिस डॉग्स, कैट, मैमल्स, wheat, rice, plant, animals, etc. are convenient categories we use to study organisms. So basically क्या है कि ये एक अलग अलग कैटेगरीज है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। We use to study organisms, ये इसके बारे में जानकारी रखेंगे। तो ये सब हो गए जैसे कि डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, मैमल्स, वीड्स, राइस, प्लांट, एनिमल्स, ये सब क्या कैटेगरीज में आती है। द साइंटिफिक टर्म्स फॉर सच दिस कैटेगरी इज टेक्सा। अच्छा, ये अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर एक साइंटिफिक टर्म्स देना हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेक्सा। हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट ए वेरी डिफरेंट लेवल। यहाँ पे क्या लिखते हैं कि टेक्सा जो है मतलब हर एक मतलब एक कैटेगरी है। जैसे कि अगर हम बात करें जैसे कि ये यहाँ पे आगे एनसीईआरटी भी लिखती है प्लांट ऑल्सो फॉर्म ए टेक्सा। बेसिकली टेक्सा किसको हम लोग बोलेंगे, जितने भी कैटेगरी है उसको हम लोग टेक्सा बोलेंगे। जैसे प्लांट्स हो गया टेक्सा, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ डॉग्स, डॉग्स एक टेक्सा, कैट, कैट भी एक टेक्सा, मैमल्स भी टेक्सा, व्हीट भी टेक्सा, राइस भी टेक्सा, प्लांट भी टेक्सा, एनिमल्स भी टेक्सा। बेसिकली एक टर्म है, मतलब क्या बोलते हैं जनरल टर्म है जिसको हम लोग टेक्सा बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि प्लांट ऑल्सो फॉर्म ए टेक्सा। अब प्लांट में भी क्या व्हीट भी आ सकते हैं, राइस भी आ सकते हैं। तो बेसिकली एक टर्म जनरल टर्म दिया गया जिसको प्लांट, जैसे प्लांट को हम टेक्सा बोल सकते हैं, ऑल्सो फॉर्म ए टेक्सा, व्हीट इज ऑल्सो टेक्सा, राइस इज ऑल्सो टेक्सा। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स आर ऑल टेक्सा। जितने भी एक अलग अलग कैटेगरी है। जैसे कि अगर देखा जाए तो ये मतलब प्लांट मेनली अगर अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में वीट भी आते हैं, राइस भी आते हैं। तो प्लांट एक क्या हो गया, कैटेगरी हो गया, और ये टेक्सा भी है, ठीक है। वीट
ये भी क्या है, कैटेगरी हो गया। ये भी क्या है, टेक्सा। और बेसिकली क्या है कि प्लांट एक अलग कैटेगरी हो गया, उसके अंदर इंक्लूड आते हैं वीट। तो वीट ऑल्सो, यहाँ पे क्या लिखती है कि वीट भी एक कैटेगरी है, प्लांट्स भी एक कैटेगरी है, और प्लांट के अंदर क्या आते हैं, वीट आती है। बेसिकली क्या है, एक टर्म है टेक्सा। टेक्सा का इन द सेंस कि कुछ भी, जितने भी लिविंग प्लांट एनिमल, सबको हम टेक्सा बोल सकते हैं। तो प्लांट भी एक कैटेगरी हो गया, इसका भी एक कैटेगरी। बेसिकली क्या है कि ये सब अलग अलग कैटेगरी है, तो इसमें भी टेक्सा, इसको भी हम बोल सकते हैं, इसको भी टेक्सा बोल सकते हैं। बट यू नो दैट डॉग्स इज ए मैमल्स। अब डॉग क्या है, मैमल्स है। जैसे कि यहाँ पे क्या था, वीट क्या है, प्लांट है। दैट डॉग इज ए मैमल्स एंड मैमल्स आर एनिमल्स। सो ये अलग अलग टेक्सा है, ये इसका अलग टेक्सा होगा, इसका अलग टेक्सा होगा, ठीक है। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल। ये अलग ही लेवल का आ गया, इसको टेक्सा, ये अलग लेवल का टेक्सा है। तो बेसिकली क्या है, टेक्सा इट्स जनरल टर्म, हेंस बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जैसे कि हमने बात किया कि यहाँ पे मैमल्स की मैं बात की कि मैमल्स में क्या की बात किए थे कि मैमल्स में एक एक्सटर्नल ईयर है और एक बॉडी ईयर है। तो बेसिकली वो कैरेक्टर है। तो हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड। मतलब कुछ कुछ कैरेक्टर देख के इनटू डिफरेंट टेक्सा, वो अलग अलग टेक्सा पे रखे गए हैं। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनॉमी। उसको हम क्या बोलेंगे, टेक्सोनॉमी। अब यहाँ पे क्या एनसीईआरटी बोलती है, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में हम लोग पढ़े थे पहले क्या था, आइडेंटिफाई करना, नोमेनक्लेचर देना और क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या एनसीईआरटी लिखती है, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे कैरेक्टर्स के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे, उसका क्या क्या कैरेक्टर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेक्सोनॉमी। अब इसमें क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक में क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। जैसे कि अब मतलब बाहर की रचना और अंदर की रचना, अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब सेल के बारे में, उसके अंदर में इनसाइड द सेल क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल की मतलब उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स मिलेंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। फिर एक सेल में जैसे साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। प्लांट में देखा जाए तो ये सब क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में हम उसके बारे में जानकारी देंगे अब कोई भी। फिर डेवलपमेंटल प्रोसेस, वो उसका ओरिजिनेट कैसा हुआ, and the ecological information of organism are essential and form basis of modern taxonomic study। तो बेसिकली यहाँ पे टेक्सोनॉमी हम लोग क्या है कि टेक्सोनॉमी में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसमें क्या है कि आइडेंटिफाई करेंगे, नोमेनक्लेचर देंगे, क्लासिफाई, और इसमें क्या क्या और भी रिलेटेड क्या पढ़ेंगे कि इसमें अगर कोई भी चीज़ का टेक्सोनॉमी करे तो उसके बारे में जानना है, कैरेक्टर क्या है उसके अंदर, जैसे एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके बाहर का और अंदर का भी देखना, और उसके अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर कि मल्टीसेलुलर है, और डेवलपमेंटल प्रोसेस मतलब वो डेवलपमेंट किस तरह से, ओरिजिनेट किस तरह से, एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब वो हमारे किस तरह से यूज है, क्या मतलब उससे हम यूज करके मतलब ये पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ये सब क्या है, मेनली इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्नोमिक स्टडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी लिखती भी है हेंस कैरेक्टराइजेशन, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर के बारे में पढ़े। आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी। बेसिकली टेक्सोनॉमी क्या है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ये चारों को इंक्लूड करके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। टेक्सोनॉमी इज नॉट अ समथिंग न्यू। अब टेक्सोनॉमी एक ऐसा नहीं है कि मतलब एक नया चीज है। इसके बारे में क्या लिखते हैं एनसीईआरटी, ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ओन यूज। मनुष्य क्या चाहता है कि किसी भी मतलब अगर ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना तो वो देखते हैं कि वो उससे कितना उपयोग कर सकते हैं, वो उसके लिए कितना मतलब यूजफुल है। इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग्स नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। बेसिकली क्या है कि ह्यूमन बीइंग जो है कि पहले के समय में ये देखते थे कि उनको खाने के लिए क्या क्या चीज वो खा सकते हैं और वो क्या क्या चीज मतलब पहन सकते हैं। तो बेसिकली वो अपने यूजफुल के लिए, और शेल्टर, शेल्टर मीन्स होता है होम। हेंस
द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वेयर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक। बेसिकली क्या है कि वो यूज किए मतलब किस तरह से वो अपने आप को यूज कर सकते हैं, किस चीज़ को प्रोडक्ट को यूज कर, बेसिकली वो अर्लीस्ट पहले का क्लासिफिकेशन यही था, बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक। क्या किस चीज़ से मान लो अगर एनिमल है तो एनिमल से हम उसको मार सकते हैं, उसको खा सकते हैं, तो यही पहले का क्लासिफिकेशन का सिस्टम था, अर्लियर क्लासिफिकेशन। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organisms and their diversity, but also the relationship among them। अब मनुष्य ये भी नहीं है कि वो सिर्फ वो जाने कि वो उसके लिए क्या यूज, अब वो भी जानते हैं उसके लिए कि वो मनुष्य अगर वो चीज़ को यूज कर रहा है तो उसके इवोल्यूशन में देखा जाए कि वो किस तरह से मतलब वो पहले से रिलेटेड है, तो वो कहना चाहिए कि किस तरह से वो रिलेशनशिप में है, मतलब इन द सेंस कि वो मतलब क्या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की अगर बात करें कि किस तरह से वो हिस्ट्री है, तो दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्स टू एज सिस्टमेटिक्स। अगर हम एक बात करें तो पहले एक क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करना, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा और ब्रॉड में जाएंगे तो टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है, सिस्टमेटिक तरीके से क्लासीफाई करना, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट से क्लासीफाई करना। अगर हम बात करें यहाँ पे सिस्टमेटिक्स, एक टर्म्स है यहाँ पे सिस्टमेटिक्स में क्या हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ये देख लेते हैं कि उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बेसिकली एक सिस्टमेटिक्स, इसमें क्लासिफिकेशन भी आ जाएगा, टेक्सोनॉमी आ जाएगा। और सिस्टमेटिक्स में क्या है कि इसमें क्या है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, वो अपने पास्ट से किस तरह से वो रिलेटेड है, मतलब ऑर्गेनिज्म जो है उसके पूर्वज क्या रहे होंगे, चाहे प्लांट से तो वो पहले से उत्पत्ति किस तरह से हुआ होगा। द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। और मेनली ये जो वर्ड है सिस्टमेटिक है, ये भी क्या लैटिन वर्ड से डेराइव्ड है, सिस्टमा, विच मीन सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। बेसिकली क्या इसका मतलब ये होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें है कि इंक्लूडेड सिस्टमेटिक्स में क्या इंक्लूडेड है, वो हिस्ट्री मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, वो किस तरह से अपने पूर्वज से रिलेटेड है। अब लिनियस ने क्या किए थे, अब लिनियस ने क्या किया था, लीनियर सिस्टम नेचर है एज द टाइटल ऑफ इच पब्लिकेशन, ठीक है। तो मेनली क्या सिस्टम नेचर एक टाइटल है, बुक का नाम है सिस्टम नेचर। बेसिकली ये लिनियस ने यूज किए थे। द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स वाज लेटर इनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सो बेसिकली ये लिनियस ने क्या किए थे कि मेनली आइडेंटिफाई करना, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, मतलब टेक्सोनॉमी के बताए थे। अब सिस्टमेटिक्स क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। बेसिकली वो वहाँ पे मतलब वो अपने पास्ट से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, मतलब पास्ट से कैसे वो रिलेटेड है, वही इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो गया। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है, ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है वो अपने पास्ट से कैसे रिलेटेड है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। बेसिकली वो किस तरह से अपने हिस्ट्री से मतलब पास्ट से कैसे रिलेटेड है, उसी को सिस्टमेटिक्स में बता। अब ये सिस्टम नेचुरे है, एक टाइटल लिनियस ने दिया था कि शायद प्लांट, ये सिस्टम शायद एनिमल या फिर प्लांट, जब मैं देख के बता दूंगा इसको किसने दिया था, एनिमल्स या फिर प्लांट के बारे में ये था, ठीक है। अब टेक्सोनोमिक कैटेगरी, अब बात करते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी क्या बोलती है। चलिए यहीं तक करते हैं, अब बाकी क्लास अगले क्लास में लेंगे। चलिए ठीक।